हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के न्यू प्रैक्टिस सेट जो आया है बुक, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 में उस समय जो है भारत के वायसराय ये जेम्स फोर्ड थे। उसी के समय जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। और इसमें जो है राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। लोक जनहित याचिका की अवधारणा जो है ये भारतीय न्यायिक प्रणाली में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समकक्ष जो है ये पेश किया था। जेबीपी की बात करें तो जेबीपी का पूर्ण रूप जो है जवाहरलाल नेहरू, वी.सी. वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। ये जो है सन 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए एक समिति बनाई थी, और इसे जो है अपनी रिपोर्ट सन 1949 में सरकार को सौंप दी थी, जिसमें जो बताया गया था कि भाषाई आधार पर तत्कालिक समय में अव्यवहारिक बताया गया था। तो ये जो है पेश कब किए थे, ये पेश 1949 में किए थे, और बनाया गया था कब, ये 1948 में। यहाँ पे पेश करने की बात कर रहा तो पेश जो ये 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली जो है ये अखिल भारतीय संघ थी। अखिल भारतीय संघ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है 1935 में किया गया था, और इसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों को जो है 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों को मिलाकर होनी थी जो स्वेच्छा से इनमें शामिल होना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग की गठित हुआ समीक्षा के लिए। पहला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए। दूसरा है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के लिए। किस लिए इसमें पूछ रहा है कि सरकारी आयोग का गठन किस लिए हुआ है। पहला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए, याचिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों के लिए, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। ये जो है सरकारी आयोग का गठन, इसका गठन जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए हुआ है। तो ऑप्शन 4 यानी केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में जो है पहला कथन कर रहा कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। ये जो बात है ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। यह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। ये भी बात सही है। ये जो है बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। परंतु अगला है कि वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत दे सकता है। ये जो है संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, परंतु ये जो है अपना मत नहीं दे सकता। तो ये कथन जो है ये गलत है। इसमें हो जाएगा ए और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा जो है ये अनुच्छेद 243 के डी में कही गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 के डी। अगला प्रश्न है धन विधेयक के अतिरिक्त तो एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। जब धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो कि विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, ये जो है विधान परिषद में
विधान परिषद में ये जो है 3 महीने तक रह सकता है। तो 3 महीना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस का समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है इसकी स्थापना पटना में हुई थी। तो पटना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो है पटना में की गई थी और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण, आचार्य देव, नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके जो है प्रमुख नेता थे। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, मैं सारे प्रश्न को जो है डिटेल के साथ कराने वाला हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति की बात करें तो रेड क्लिफ समिति जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। और जिस समय जो है इसकी नियुक्ति की गई थी 1947 में, उस समय जो है भारत के वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है कि मिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके जो लेखक हैं ये राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया जो कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दास्ता को आपराधिक घोषित किया गया था। दास्ता को अपराध घोषित की गई थी, ये जो है 1860 में की गई थी। 1860 में दास्ता को अपराध घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि जो है ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया था। और इसी में जो है बंग भंग को जो है निंदा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल किया गया था, ये जो है 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। तो 6 अप्रैल 1919 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, ये जो है कथन ये जवाहरलाल नेहरू जी का था। जवाहरलाल नेहरू जी भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था। बिहार में लोटा विद्रोह जो है ये 1856 में हुआ था और ये जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है जेल के कैदियों ने इसमें जो है पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने पर विरोध किया था, जिससे जो है लोटा विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। अकबर के शासनकाल में बिहार जो है टोटल 7 सरकारों में विभाजित था। तो 7 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को जो है मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत ये सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मजलिस ए खलवत। और मजलिस ए खास की बात करें तो मजलिस ए खास जो है ये मजलिस ए खलवत की जगह बैठक होती थी, उसे जो है मजलिस ए खास कहा जाता था। और बार ए खास की बात करें तो बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को जो है बुलाता था, जिसे जो है बार ए खास कहा जाता था। बार ए आजम की बात करें तो ये जो है इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों को अधिकांश भाग पूरा करता था, इसमें जो है बार ए आजम कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्यनी नदी से कहा जाता है। हिरण्यनी नदी की बात करें तो हिरण्यनी नदी जो है ये सिंधु नदी को कहा जाता था। हिरण्यनी नदी जो कि ऋग्वेद काल में सिंधु नदी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जो है ये जामिल था। जामिल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जामिल जो है ये भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर की बात करें तो महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता के नाम सिद्धार्थ जो कि जात्रिक कुल के सदस्य थे और माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो कि जामिल हुए। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत में मानक समय का क्या होगा। जब ग्रीनविच में दोपहर 1 बजा हो तो ग्रीनविच से जो है भारतीय समय ये 5.5 घंटा जो है आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर वहाँ पे जो है 1 बज रहा है दोपहर में तो भारत में जो है ये शाम का 6:30 बजेगा। तो शाम का 6:30, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकट दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकट दूरी को जो है ये उपसौर कहते हैं। उपसौर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को जो है अपसौर कहते हैं। यहाँ न्यूनतम पूछा, न्यूनतम को जो है उपसौर कहते हैं। और उपसौर की घटना की बात करें तो उपसौर की घटना जो है ये 3 जनवरी को होता है। अपसौर जो कि अधिकतम दूरी होती है, अपसौर जो है ये 4 जुलाई को होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम जो है ये अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है और ये जो है दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण का हिमालय भी इसे कहा जाता है। अनाईमुड़ी को जो है दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से जो प्रवाहित होती है ये नर्मदा नदी है। नर्मदा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है और यह जो है मध्य प्रदेश के अनुपमपुर जिले के अमरकंटक के पठार से जो है निकलती है और ये जो है 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में जाकर जो है ये गिरती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कि अगुलहास धारा। अगुलहास धारा की बात करें, अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर एक आए। एल नीनो धारा की बात करें, एल नीनो जो है ये दक्षिणी प्रशांत में है। तो दक्षिणी प्रशांत 2 का 4 और क्यूरेशियो धारा जो है ये उत्तर प्रशांत में है। और वेंगुएला धारा की बात करें तो ये जो है दक्षिणी अटलांटिका में है। तो देख सकते हैं ए का एक ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगलुहास धारा हिंद महासागर और एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्यूरेशियो धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर, वेंगुएला धारा जो कि दक्षिणी अटलांटिका महासागर। अगला प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति की बात करें तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कालाहारी रेगिस्तान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ जनजाति का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये भी मैं बताऊँगा। बुशमैन जो कि कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं और मसाई जनजाति जो कि पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। खिरगिस जो कि मध्य एशिया में रहते हैं। फुलानी जो कि पश्चिम अफ्रीका में रहते हैं। नूबा जनजाति जो कि सूडान में रहते हैं। बोरो जनजाति जो कि ब्राज़ील में रहते हैं। तो सारे को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। भारतीय गणराज्य में उद्गम एवं मुहाना वाली नदी जो है ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसका ये जो है भारत की प्रायद्वीपीय प्रमुख नदी में से एक है। इसे जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण का गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट के नासिक जो कि त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों के प्रमुख है जो कि इसमें उपनदी हैं ये प्राणहिता, पेनगंगा, मंजरा, पूर्णा, इंद्रावती, शबरी इत्यादि। ये सभी नदियाँ जो है ये गोदावरी की उपनदियों में से एक है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है ग्रैंड बैंक ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक उथले समुद्री क्षेत्र है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या फिर मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम जो है ये SDR मुद्रा समझी जाती है। SDR मुद्रा जो कि कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है।
SDR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई जो है ये मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। अगला प्रश्न है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य होता है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य जो है ये कीमतें हैं। कीमतें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है ये किसानों को डीजल और केरोसिन का निर्भरता किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये जो है पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगार के लिए उत्तरदायी नहीं है। बेरोजगार के लिए उत्तरदायी की बात करें तो बेरोजगार के लिए उत्तरदायी जो है ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो कि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, कौशल का अभाव और जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये सभी जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। परंतु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जब प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होगी तो ये जो है बेरोजगारी कम होगा। यहाँ पे नहीं पूछा था, बेरोजगारी बढ़ने की बात कर रहा था, तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगा जिससे जो है बेरोजगारी कमेगी न कि बढ़ेगी। तो इसमें नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है बिहार में ये 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति की बात करें तो भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो मैं कुछ समिति का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। स्वामीनाथन समिति जो कि जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति जो कि प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखी समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। महानुलोभी समिति जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति जो कि भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चिलैया समिति जो कि कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति जो कि बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति जो कि कृषि साख से संबंधित है। और गोयपोरिया समिति जो कि बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग या फिर वित्तीय सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति ये है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो हमने जो है सारे समिति का नाम ले लिया है, आप लोग ध्यान से सुनकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। सुशासन पुरस्कार योजना का शुरुआत जो है ये हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो हरियाणा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक जो है ये गौतम चिकरमाने ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं कुछ पुस्तक के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर ये लाइफ पुस्तक जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और विक्ट्री सिटी जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये जो पुस्तक है ये के शैलजा के हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि NM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। NM शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये युगांडा में किया गया। युगांडा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 18वां सम्मेलन जो है 2019 में बांकू में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है। अर्जुन अवार्ड 2023 में तरुण ढिल्लों को दिया गया और तरुण ढिल्लों जो है ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। पैरा बैडमिंटन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैन बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पिनदिनोव का संबंध किस देश से है। जॉर्जी गोस्पिनदिनोव का संबंध जो है इनका संबंध जो है बुल्गारिया से है। तो बुल्गारिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष वाला देश जो है ये अफगानिस्तान रहा है। अफगानिस्तान ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत का स्थान जो कि 13वां स्थान रहा है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में
सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब जो है ये IISc बेंगलुरु को दिया गया है। तो IISc बेंगलुरु ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है LV-M3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। LV-M3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जो है ये जेम्स मारेप बने हैं। जेम्स मारेप ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स मारेप जो कि पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सी पदक जीती है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम जो है महिला कबड्डी टीम के द्वारा जो है ये स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो स्वर्ण पदक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फाइनल मुकाबले में भारत में चीनी ताइपे को जो है 26-25 से हराया था। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का कौन सा देश है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है ये विश्व का चौथा देश है। चौथा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 में जो है लॉन्च किया गया था और 24 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद जो है भारत विश्व का चौथा देश बन गया जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश बना था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी जो है ये पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना ये सभी जो है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं वर्धा की बात करें, वर्धा एवं तुंगभद्रा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो वर्धा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है। लेबेरो शब्दावली का संबंध जो है ये जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। तो वॉलीबॉल ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। अगला प्रश्न है नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने की सही क्रम कौन है। नमक और रेत के मिश्रण को नमक से अलग करने का सही क्रम ये जो है घोलना, निस्पंदन और वाष्पीकरण ये जो है इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन जो है हमारे शरीर में ये जो है विटामिन डी है। तो विटामिन डी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से हमें संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न है कि अस्टिल्ट रूट्स जो है मौजूद होते हैं। अस्टिल्ट रूट्स जो है ये गन्ना एवं मक्का में मौजूद होते हैं। तो गन्ना और मक्का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अवशेषित चालक का आवेश होती है। एक अवशेषित चालक का आवेश जो है ये बाहरी सतह होती है। बाहरी सतह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिका ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिका ऊर्जा जो है ये स्टार्च के रूप में जो है संग्रहित होती है। तो स्टार्च ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट द्वारा जो है अवायवीय श्वसन का उत्पादन होता है। अवायवीय श्वसन का उत्पाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा से होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा इससे जो है ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन उत्पाद होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है। परागण को संदर्भित करने वाला बात करें तो परागकोश में वर्तिकाग्र में परागण का स्थानांतरण होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र में परागण का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लेनिकल थर्मामीटर की सीमा है। ग्लेनिकल थर्मामीटर की सीमा की बात करें ये जो है
ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो बढ़ जाती है ये तापमान में वृद्धि से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि से। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो है विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर में जो है विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। कान नाक और गला के डॉक्टर जो है ये अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रक्रिया है जो इसमें जो है एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये जो है ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ जो है एक पदार्थ प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीजन मिलने पर जो है अधिक से अधिक जलने लगता है। अगला प्रश्न है पानी के जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु जो है ये क्लोरीन है। क्लोरीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ जो मिश्रित किया जाता है, मिश्रित करने वाला धातु जो है ये तांबा मिश्रित किया जाता है। तांबा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है PET का प्रयोग किया जाता है, यानी पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट। इसका जो है प्रयोग बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्रियों में बदलने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है। किसी भी ध्वनि के पिच को जो है ये आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है। आवृत्ति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ध्वनि के पिच को आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रक्त की संचरण में मदद करता है। रक्त के संचरण में मदद करने वाला जो है ये एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है। बल की इकाई की बात करें तो बल की इकाई जो है ये पाउंड है, डाइन है और न्यूटन, ये सभी जो है बल की इकाई हैं। परंतु जूल जो है ये बल की इकाई नहीं है। जूल की बात करें तो जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। अगला प्रश्न है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो है ये माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इसका जो है 10वां भाग ये 10 पर पावर -6 मीटर होता है, जो कि 1 मीटर का 10वां लाख भाग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है। नाभिक के भाग की बात करें तो नाभिक का भाग जो है ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सभी जो है नाभिक के भाग है। लेकिन सेंट्रोसोम जो है ये नाभिक का भाग नहीं है। सेंट्रोसोम जो है ये छोटा पिंड है जो कि नाभिक के पास स्थित होता है, लेकिन नाभिक का भाग ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि किन रसायनों के जैव अवर्धन में मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं। मिनीमाता तथा इटाई रोग जो है ये मरकरी और कैडमियम से होते हैं। तो मरकरी, कैडमियम, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है। वायु द्वारा संचारित रोग की बात करें तो क्षय रोग और निमोनिया, ये जो है वायु द्वारा संचारित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग और निमोनिया ये दोनों जो है वायु द्वारा संचारित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है। गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह जो है ये पक्षियों है। पक्षी जो है ये गर्म खून वाले जीव हैं। तो पक्षियाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर पैदा करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो पैदा करता है ये जो है हाइपोथैलेमस पैदा करता है। तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन जो है ये कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से, कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से जो है विकासवादी सिद्धांत का इसमें जो है एक नई प्रजाति का गठन होता है। तो हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है जो कि
टोटल जीके जीएस के 75 प्रश्न थे। सभी को हमने डिटेल के साथ कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।